हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन पूरा समझेंगे इस सेशन में कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। ठीक, जो खाना हम खाते हैं वो कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और वो बॉडी में कैसे यूज होता है और कौन कौन से स्टेप हैं डाइजेशन के, ये हम देखेंगे इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री जो कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं और कैसी होती है। ये जो आपको दिख रहा है ये माउथ से लेके, ये जो माउथ है यहाँ माउथ से लेके और ये लास्ट तक यहाँ पे ये रेक्टम होती है। ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा है फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, और ये जो आसपास ये जो ऑर्गन दिख रहे हैं ये मिला के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो म, सबसे पहले क्या होगा, हमने खाना खाया और दांतों से चबाया। ठीक, ये क्या है आपकी, ये येलो कलर की ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड जिनसे सलाइवा निकला और सलाइवा निकल के क्या हुआ, वो फूड जो है यहाँ पे बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो बोलस है उसको वो टंग ने क्या किया, पुश करना शुरू किया अंदर की तरफ। ये जो फेरिंग है इसमें आ गया आपका, ये जो बोलस है ये फेरिंग्स में आ गया। ये फेरिंग जो है हमारी उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये नीजोफेरिंग्स, ठीक है, यहाँ से साउंड ट्रेवल करता है। फिर ये ओरियोफेरिंग्स, यहाँ से फूड ट्रेवल करेगा। फिर ये लेरिंजोफेरिंग, यहाँ से ट्रेवल करती है एयर। ठीक है, तो ये है हमारी फेरिंग। फिर फेरिंग्स के बाद क्या होगा, जो खाना है यहाँ से ये ओरियोफेरिंग से क्या होगा, ये खाना अब ये आएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो है खाने को नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। किसकी तरफ, स्टमक की तरफ। ये स्टमक है, ये जो है ये हमारा स्टमक है। यहाँ पे एक गेट होता है ईसोफेगस जहाँ पे खत्म होती है, वो गेट खुलता है और खाना जो है हमारा स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में फिर जो स्टमक जूस है उससे खाने की मिक्सिंग होती है। फिर क्या होता है, ये जो ये जो पार्ट है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। ठीक, जो फूड है वो आ गया हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, इसको ड्यूडिनम कहते हैं। ये हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ड्यूडिनम, ये जियोजिनम, ये इलियम लास्ट वाला पार्ट, ये सीकम। अब क्या हुआ, ये जो कवरिंग दिख रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है असेंडिंग कैनाल, ये ट्रांसवर्स, और फिर उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन के ये डिसेंडिंग कैनाल में। ठीक है, अब डिसेंडिंग कैनाल से होते हुए फिर ये जो फूड है वो सबसे लास्ट वाले पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में, जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। यहाँ पे जितना भी वाटर बचा होगा, ठीक, उस फूड में जो अनडाइजेस्टेड में जितना भी वाटर बचा होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो सॉलिड वेस्ट बचेगा उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। वो डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट में होता है। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ है दो पार्ट का। ठीक है, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल जिसको हमने अभी अभी समझा पीछे, एलिमेंट्री कैनाल को हमने अभी पीछे समझा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से है, माउथ से लेके, ये है हमारी माउथ से लेके और एनस तक। ठीक है, दूसरा तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले माउथ आता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवा की हेल्प से। फिर आता है फेरिंग, ठीक है, फिर फेरिंग्स के बाद आता है इसोफेगस, फिर इसोफेगस के बाद में आता है स्टमक, स्टमक के बाद में आया था स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर खाना बाहर निकाल दिया जाता है। जो वेस्ट होता है वो बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक तो पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक पार्ट ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल।
दूसरा पार्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑर्गन या एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब ये देखो कौन कौन से हैं। एक तो है टीथ, हम चबाएंगे हम खाने को दांतों से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया टीथ। दूसरा है टंग, ठीक। टंग से क्या होगा, अंदर की तरफ पुश किया जाएगा उस खाने को और सलाइवा में मिलाया जाएगा। तीसरा हो गया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। फिर चौथा हो गया आपका लीवर और गाल ब्लैडर। फिर हो गया पैंक्रियाज। तो ये जो है आपका, एक तो टीथ, दूसरा टंग और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। ये आपको ये आप पढ़ चुके हैं, पहले के जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं उनको, उनमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि टीथ का क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बचे आपका लीवर और गाल ब्लैडर और पैंक्रियास, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओवरव्यू लेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे अच्छे से कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर जितने भी पार्ट ऑर्गन इन्वॉल्व हैं डाइजेशन में, उनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक वीडियो कोई बहुत लंबा नहीं होगा, नहीं तो अगर पूरा एक ही साथ समझने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो माउथ तो हो गया, क्योंकि माउथ में ही तो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं, वो हो गया। देखो अब हमें देखना है फेरिंग और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर क्या बचा, लिवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ठीक। इतने ऑर्गन जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमें पढ़ने हैं। तो क्या करेंगे कि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो आपका सेशन होगा उसमें ट्राई करेंगे कि फेरिंग और इसोफेगस जो है आपका कंप्लीट करा दें। नेक्स्ट में आपका फेरिंग और इसोफेगस कंप्लीट करा दें, ठीक है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एसोसिएटेड, ये एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑर्गन, सॉरी। अब आगे देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो हमारा जो डाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। एक तो है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा है हमारा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा माउथ से, जहां पे हम टीथ की हेल्प से खाने को चबाते हैं और उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक। उसको कहते हैं मैस्टिकेशन। फिर क्या होता है, फिर खाना फेरिंग्स में आया, टंग ने उसको पुश किया, फेरिंग में आया, फेरिंग से कहाँ आता है, इसोफेगस में। तो इसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो डाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ था माउथ से, वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसोफेगस में कोई अलग से डाइजेशन के लिए कोई भी ऐसा कोई जूस नहीं है। इसोफेगस में बस मूवमेंट होती है। इसोफेगस की जो मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं, जिससे कि वो जो बोलस है, जो फूड है जो बोलस के फॉर्म में हो गया है, उसको नीचे पुश किया जाता है स्टमक की तरफ। स्टमक की तरफ आ गया। अब स्टमक में होती है कर्निंग मूवमेंट। कर्निंग मूवमेंट से क्या किया जाता है कि जो स्टमक के जूस होते हैं, उसको मिलाया जाता है उस जो बोलस आया है, जो उसमें स्टमक के जूस को मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, जिससे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। तो अब क्या हुआ, स्टमक में मिक्सिंग हो गई, कर्निंग मूवमेंट। अब क्या किया जाएगा, अब जो वो फूड है वो इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा।
ये आ गया इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगा आपका केमिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? जो केमिकल डाइजेशन है वो आपका स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लगभग पूरा कंप्लीट 90% जो डाइजेशन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है यहीं पे पूरा डाइजेशन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे वेस्ट मटेरियल जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, जिसको बॉडी पचा नहीं पाती है, जो पच नहीं पाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, सॉरी, वो जाएगा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो डाइजेशन, ठीक, का प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट हो गया 90% पूरा। अब ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो पार्ट है जो वेस्ट बचा हुआ है, जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सका, वो है। अब उसको किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा, बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो ये डाइजेशन की ये प्रोसेस हो गई, मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं डाइजेशन में। सबसे पहले क्या करते हैं? खाना खाते हैं हम, ठीक, तो उसको इंजेशन बोलेंगे। फिर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। डाइजेस्ट करने का मतलब ये है कि उस खाने को, जो हमने बड़ी सी रोटी खाई है या कोई और चीज खाई है, उसको तोड़ेंगे स्मॉल सिंपलर फॉर्म में, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ेंगे स्मॉल सिंपलर फॉर्म में, उसको बोलेंगे डाइजेशन। फिर जो वो स्मॉल सिंपलर फॉर्म, जो वो टूट गया है, जब वो सिंपलर फॉर्म में आ गया वो फूड, तो क्या होगा? उसको किया जाएगा एब्जॉर्ब। क्या किया जाएगा? उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहाँ पे? ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उस फूड को। फिर किया, जो फूड एब्जॉर्ब किया गया है उसको हम बॉडी यूज करेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है बॉडी का, जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारे काम करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम लंबे होते हैं, वो उसमें सब में ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए सारे, ठीक, तो वो न्यूट्रिएंट हमें मिल जाएंगे, हम एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड में, ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक कैपिलरी में। अब उनका हम यूज करेंगे अपनी ग्रोथ में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉडी की यूज होगा, ठीक। इस प्रोसेस को बोलेंगे असिमिलेशन, ठीक है। अब जो वेस्ट बचा है, जो यहाँ पे ये जो वेस्ट बचा, जो डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इजेशन, इजेक्ट आउट अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेक्ट आउट कर लिया गया। तो कितने प्रोसेस हुए? ये हुए आपके, एक तो ये सबसे पहले आपने खाना खाया, ठीक, फिर उसको जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ठीक, तोड़ा उसको मोनोमर्स में, टुकड़ों में, जो भी है वो तोड़ा, अभी आगे देखेंगे। फिर क्या किया? उसमें जो भी हमें विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन या कार्ब जो भी मिला, उसको हमने क्या किया? ब्लड कैपिलरी या लिम्फेटिक कैपिलरी में अब्सॉर्ब किया। अब उसको हमें पूरी बॉडी में भेजना है, और जिससे कि बॉडी की प्रत्येक सेल उसको क्या कर सके? यूज कर सके, ठीक। तो इस प्रोसेस को असिमिलेशन बोले हैं। तो एक वन बाई वन देखो, ये पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तब हमारा पूरा जो है डाइजेशन कंप्लीट होगा। ये है हमारा पूरा डाइजेशन। तो अब हम देखते हैं एक एक प्रोसेस को। तो अब हम देखते हैं इन सारे स्टेप को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने खाना खाया, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक
फूड, खाना खाया, ठीक है। तो क्या फिर क्या किया, उस खाने को चबाया, मैस्टिकेशन किया, तोड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़े पीसेस में, मैस्टिकेशन हुआ। मैस्टिकेशन कहाँ होगा, माउथ में, अभी तो बताया था कहाँ, माउथ में, ठीक है, माउथ में मैस्टिकेशन हुआ। अब क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया बोलस में, कन्वर्ट हो गया, ठीक। किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से कन्वर्ट हो गया। तो अब ये बोलस क्या है, बोलस जो है वो है फूड प्लस सलाइवा, यही तो है बोलस, ठीक है। अब इस बोलस का पीएच कितना होता है, इस बोलस का जो पीएच है वो है 6.8। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट वाले सेशन में पढ़ा था हमने कि सलाइवा का पीएच 6.8 है, इसीलिए बोलस का पीएच भी 6.8 ही तो होगा, ठीक है। अब क्या किया, इस खाने को हमने निगल लिया, स्वेलोइंग, ठीक है, निगल लिया। अब ये खाना कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, जो ईसोफेगस से आपकी प्रोसेस, ईसोफेगस में आ गया फूड। अब जो ईसोफेगस से आपकी जो प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमें ये सारे मतलब खाना पड़ा, फिर उसको चबाना पड़ा, फिर उसको निगलना पड़ा, ठीक है, तो ये हमें करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ से जो आपकी प्रोसेस होगी वो हो जाएगी सारी ऑटोमेटिक, ठीक। अब ईसोफेगस में क्या होगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं होते हैं, तो इसमें कोई अलग से डाइजेशन नहीं होता है। बस ये जो यहाँ से सलाइवा से मिलके जो डाइजेशन यहाँ सलाइवा जो स्टार्ट करती है, वो डाइजेशन वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक, कोई अलग से डाइजेशन नहीं होगा। अब ईसोफेगस से खाना कहाँ आएगा, स्टमक में, स्टमक में आया था ना, स्टमक में आया था, कैसे, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हुई थी, जो इसोफेगस की जो मसल है वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करती है, जिससे वो फूड को पुश कर देती है स्टमक की तरफ, ठीक। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में कौन सी मूवमेंट बताई थी, कर्निंग मूवमेंट, कर्निंग, कर्निंग होती है, जिससे क्या किया जाता है कि जो स्टमक जूस है, स्टमक के जो जूस हैं, स्टमक के जो जूस हैं उनको मिक्स किया जाता है इस बोलस से, जो फूड हमारा जो बोलस के फॉर्म में है उससे मिक्स किया गया, ठीक, मिक्स कर लिया गया। अब जो ये बना, अब जो ये बनेगा मिक्स करने के बोलस से, जब स्टमक का जूस मिक्स करेंगे उसको कहते हैं काइम। ये क्या बन गया, काइम बन गया। इसका पीएच जो है वो होगा 1.5। अच्छा, जो पीएच यहाँ से यहाँ भी बताया, पीएच सलाइवा का यहाँ भी बताया, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत पीएच जो है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, तो पीएच थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो काइम का पीएच क्या है, 1.5 पीएच है, क्यों, क्योंकि जो स्टमक के जूस हैं, जो स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूस हैं, मेनली HCl, इसका पीएच होता है 1.5। स्टमक हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हमारा स्टमक में ही होता है। सोचो कितना एसिडिक है, 1.5 इसका पीएच है, ठीक। तो ये काइम का जो यहाँ बना है उसका पीएच भी आपको 1.5 मिलेगा। अब हम क्या करें, अब ये जो काइम है स्टमक में हो गया, यहाँ तक स्टमक कंप्लीट हो गया। स्टमक से फिर कहाँ आएगा वो फूड, फिर आएगा वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
आप देखो एक कहानी की तरह पढ़ो, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ स्टेप बाय स्टेप, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी, इजीली समझ में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उस वहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्या बताया था अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाएगा आपका स्टार्ट केमिकल जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो। देखो यहाँ से आपका और स्टमक तक आपका जो मैकेनिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो फिनिश होता है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस खत्म होता है। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो होते हैं। देखो कौन कौन से, एक तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके खुद के जूस। अच्छा, अब आप लोग यहाँ तक आ गए हो, इतना जब इतना देख लिया है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस प्लस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस हो गए आपके, ठीक, प्लस जो हमारे गाल ब्लैडर से जो बाइल जूस आया है, बाइल जूस। अच्छा, ये सब अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, जब एक एक करके सारे सारे ऑर्गन को जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी ये पूरा एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन जैसा है, तो आपको ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, क्या बाइल जूस होते हैं, कैसे वो आते हैं, कैसे मिलते हैं, यहाँ क्यों मिलते हैं, यहाँ क्यों नहीं मिलते, सब डरने की जरूरत नहीं है। आगे एक एक करके समझेंगे। बाइल जूस, ठीक। अब जो ये और ये जो बोलस आपका जो सॉरी ये जो काइम था वो, भाई काइम में ही तो मिलेंगे ना सारे, ये सारे जो फूड है काइम, ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गई, ठीक। अब जो बनता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं काइल। ये जो काइल है इसका पीएच होगा 7.8, ठीक है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.8 होता है, इसलिए ये काइल का पीएच जो है आपका 7.8 है। अब ये देखो, ये जो है आपका ये काइल बन गया, इसका मतलब आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, खाना जो है आपका डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है आपका फूड, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब क्या होगा डाइजेशन के बाद, क्या होगा, जो हमने फूड जो डाइजेस्ट किया है भाई, उसको एब्जॉर्ब भी तो करना होगा, जिससे पूरी बॉडी जो है उसका यूज कर सके, तो उसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो अब क्या स्टार्ट होगी, अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब मान लो ये देखो, जो ये जो काइल बना है ये डाइजेस्टेड है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो फूड है, अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैं, बाहर नहीं गए हैं, दूसरी जगह आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। ये जो काइल है, जो फूड हमने खाया है, ये काइल जो है ये फूड है, ये जो हमने खाया है, ठीक, इसमें या तो कार्ब होगा, अगर कार्ब होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर में ब्रेक हुआ होगा डाइजेशन के बाद में, डाइजेशन बाई स्मॉल मॉलिक्यूल में ही तो ब्रेक कर देता है सिंपल में, तो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स में ब्रेक हुआ होगा, ठीक। अगर हमने कुछ ऐसा खाया होगा जिसमें जो प्रोटीन होगी, अगर हमने प्रोटीन खाई होगी तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड में ब्रेक हुआ होगा। अगर हमने कुछ ऐसा खाया होगा जो लिपिड होगा तो ये किस में ब्रेक हुआ होगा, फैटी एसिड में, फैटी एसिड होंगे। या हो सकता है हमने कुछ ऐसा खाया हो जिसमें आरएनए या डीएनए हो, तो ये किस में ब्रेक हो गया, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक। अब देखो,
आपका ये जो मोनोमर में ब्रेक हुआ है इनका होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा। ये जो कार्ब है और ये अमाइनो एसिड है और ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक, वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन विलाई के, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है ना, इंटेस्टाइन जो विलाई है उसकी ब्लड कैपिलरी में। किसमें? ब्लड कैपिलरी में। ये ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक। ये जो फैटी एसिड है ये आपका एब्जॉर्ब होगा लिम्फेटिक कैपिलरी में। ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक कैपिलरी में। लाइक कर दिया अच्छा आप लोगों ने? नहीं किया है तो कर दो भाई, लाइक कर दो। फिर अब क्या, ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक, ये ब्लड कैपिलरी में आ गया। जो भी हमने खाया इसमें जो भी है विटामिन मिनरल्स या अमाइनो एसिड या कार्ब जो भी है ब्लड कैपिलरी में आ गया। अब क्या किया जाएगा, इसको पूरी बॉडी में, ये आपका कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। क्या ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या किया जाएगा, इसको एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सी प्रोसेस थी? एसिमिलेशन थी। अब इसको पूरी बॉडी में भेजा जाएगा ताकि सारे जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो इसको यूज कर सकें, ठीक। तो देखो क्या होगा, ये जो ब्लड कैपिलरी में जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो सबसे पहले जाएगा लिवर के पास में। लिवर के पास में जाएगा, कौन लेके जाएगा? कोई भाई वाहन चाहिए, कोई सवारी चाहिए लेके जाने के लिए इसको, ठीक, तो कौन लेके जाएगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक, लीवर का मतलब होता है, लीवर का मतलब हिपर भी होता है, लीवर को हिपर भी बोलते हैं, इसलिए इसको हिपैटिक पोर्टल वेन बोले। हिपैटिक पोर्टल वेन ये लेके जाएंगी कहाँ? लिवर में। लीवर में लेके गई, ठीक है। अब ये लीवर में पहुंच गया। अब लीवर में क्या होगा? लीवर में जैसे कोई जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे मान लो अभी हमारी किसी भी बॉडी में हमारी अभी ग्लूकोज की नहीं जरूरत है, ठीक, ग्लूकोज बहुत है, तो क्या किया जाएगा, लीवर अपने पास उस ग्लूकोज को रख लेगा, ग्लूकोज को रख लेगा, बाकी सारी चीजों को लीवर पहुंचा देगा किसके पास में? हार्ट के पास में, हार्ट के पास में पहुंचा देगा। तो लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा चीजों को अपने पास रख लेता है और जो चीजें इस समय नेसेसरी हैं उसको हार्ट के पास में पहुंचा देता है। हार्ट के पास में क्यों पहुंचाता है? हार्ट के पास में इसलिए पहुंचाता है क्योंकि जो हमारी बॉडी में पूरी जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट से ही तो हर एक सेल को जाती है, पूरी बॉडी में हार्ट से ही हर एक सेल को ब्लड की सप्लाई जाती है, ठीक। तो अब जो ये आया है, जो भी हमारा अब्जॉर्ब किया है हमने, वो जो आया है उसको वो चाहिए हमारे सेल्स को, तो उसको जैसे एक सवारी चाहिए, ठीक, तो सवारी का कौन काम करेगा? ब्लड। ब्लड क्या करेगी? उनको ले जाने का काम करेगी, पूरी बॉडी में ले जाने का काम करेगी, ठीक। अब जब ये पूरी हार्ट से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगी, ये सेल है, सेल के पास जो भी अब्जॉर्ब किया है सेल के पास पहुंच जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। जो हमें जरूरत थी वो मिल गया, अब हमारी जो सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रही हैं। एसिमिलेट हो गया, हर एक बॉडी की सेल्स को मिल गया, एसिमिलेट हो गया। अब देखो जो हमने यहाँ पे फैटी एसिड एब्जॉर्ब किया था उसका क्या होगा? वो जो फैटी एसिड है वो लिवर में नहीं जाएगा, ठीक, वो लिम्फेटिक कैपिलरी में एब्जॉर्ब हुआ है, वो लिवर में नहीं जाएगा। देखो ये सीधा हार्ट के पास आएगा। कैसे? ये सबसे पहले जाएगा लेफ्ट थोरेसिक वेन में। कहा जाएगा? लेफ्ट
लेफ्ट थोरैसिक वेन में, ठीक। लेफ्ट थोरैसिक वेन क्या करेंगी, इसको देंगी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को, वेन को, ठीक। अब ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से जो हमारी इंफीरियर वेना केवा है, जो हार्ट में आती है लोअर बॉडी पार्ट से, जो इंफीरियर वेना केवा जो वेन है जो हार्ट में आती है, वहां आएगा। इंफीरियर वेना केवा, ठीक। इंफीरियर वेना केवा इसको किसको दे देगी, हार्ट को। तो जो हमने फैट खाया वो सीधा देखो हमारे हार्ट में आया है, कहीं पे भी नहीं गया है, ठीक ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू है, एक इंट्रोडक्शन है डाइजेशन का, ठीक है, कि ये डाइजेशन होता है और ऐसे ये प्रोसेस होती हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एक एक करके इंडिविजुअल जो ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपकी चीज़ें जो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हुए हों। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूंगी। और अगर आपको इस सेशन का या जो इसके पिछले के जो सेशन हुए हैं उनका पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी के जो पीडीएफ हैं टेलीग्राम से वो आप ले सकते हैं और उनको आप अपने पास रख सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए सेशन को एक बार, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक ये जो सेशन जो भी आए इसके बाद वो जल्दी सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप लोग जैसे कि ये बताइए कि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा कोई दूसरा जो यूनिट है जो आपको पढ़नी है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले पढ़नी है, आप चाहते हैं कि मेरी पहले वो कंप्लीट हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने ज़्यादा जैसे कमेंट होंगे जिस चीज़ के लिए, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को पहले कंप्लीट करेंगे पूरा, फिर उसके बाद कोई दूसरी यूनिट करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ना है, दूसरी यूनिट पढ़नी है, तो फिर उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।